विषय मेरे दोस्तों आज है होम्योपैथी की भ्रांतियाँ एवं प्रासंगिकताएं। यह मानव समाज का दुर्भाग्य ही है कि 250 साल बाद भी होम्योपैथ भ्रांतियों के आवरण में घिरी हुई है। साजिश के तहत इसे घेर कर रखा गया है। तो चलते हैं सबसे पहले होम्योपैथ के भ्रांतियों पर से पर्दा उठाने का मैं कोशिश करूँगा कि वैज्ञानिक तरीके से इसको मैं रखूं, ताकि जो अब तक ये सवाल उठता रहा है कि होम्योपैथी तो वैज्ञानिक है ही नहीं, मैं आज बताने जा रहा हूं कि ये पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है। ये तो सबसे पहले हम चलते हैं कि होम्योपैथी पैदा ही क्यों हुई, ये पैदा कैसे हुई। आपको बता दूं कि होम्योपैथी के जनक सैमुअल हनीमैन साहब अपने ज़माने के सबसे प्रतिभाशाली, सबसे टैलेंट, सबसे कुशल एलोपैथी के चिकित्सक थे, जिन्होंने एलोपैथी की एक एक कड़ी के बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि चिकित्सा विधा अपने अंतिम पड़ाव पर नहीं है, इसमें और अनुसंधान की ज़रूरत है, इसे और परिष्कृत करने की ज़रूरत है। इसके अंदर हो रही धांधलियों से जनता को निजात दिलाने के लिए इसे और सिंपल, इसे और साधारण बनाने की ज़रूरत है। उनकी यही सोच, उत्कंठा, महत्वाकांक्षा उनको नए शोध के लिए विवश की। हालांकि आगे मैं बताऊंगा कि इसकी कितनी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, लेकिन अभी चलते हैं होम्योपैथ के जन्म की कहानी की तरफ। जब उन्होंने देखा कि एलोपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, मैं प्रसंगवश आप लोगों को बता दूं, एलोपैथी नाम भी उस पैथी का एलोपैथी नाम भी महात्मा हनीमैन का दिया हुआ है। हमारे हनीमैन साहब भी उस पैथी को एलोपैथी नाम दिए हैं। इसके पहले सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से उस पैथी को जाना जाता था। तो मज़े की बात जानिए कि एलोपैथी जो इतना हेट रखती है होम्योपैथी से, उसका नामकरण भी हनीमैन साहब का किया हुआ है, जिसे बड़ी शौक से पूरी दुनिया एलोपैथी कहती है। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि दुनिया एलोपैथी का आभारी जरूर रहेगी, इसलिए कि दुनिया को आडंबरों से निकालकर एक वैज्ञानिक सोच प्रदान की। लेकिन कोई भी शोध अंतिम नहीं होता। मानव जाति के लिए वो एलोपैथी की शोध भी अंतिम नहीं थी। समय जैसे जैसे बीता, उसकी खामियां सामने आती गई और उन खामियों को दूर करने के लिए हमारे हनीमैन साहब ने एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का खोज किया जो बड़ी ही सिंपल, सस्ती और रोग निवारक है।
लेकिन एलोपैथी में जो माफियाओं का घुसपैठ हुआ, उसने उस पैथी की कमियों को छुपाने के लिए इसके जन्म से ही इस पर ही, मतलब होम्योपैथ पर ही हमला बोलना शुरू कर दिए लोग, और विभिन्न तरह के दुष्प्रचार होम्योपैथ के बारे में फैलाते गए लोग, विभिन्न तरह की भ्रांतियाँ फैलाते गए लोग। भ्रांति नंबर 1, होम्योपैथी एक पुरानी पद्धति है। एलोपैथी के कोख से पैदा हुई ये पैथी पुरानी कैसे हुई, ये एलोपैथी से भी नूतन पैथी है, ये आप लोग जानिए। ये भ्रांति नंबर 1 है। इसमें किसी को भी दुविधा नहीं होनी चाहिए कि होम्योपैथी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। ये अति नूतन चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि एलोपैथी के विफलताओं के बीच से ये पैदा हुई है। इसके सिद्धांत की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो लंबा चौड़ा व्याख्यान हो जाएगा, लेकिन एक लाइन में जानिए कि होम्योपैथी सदृश चिकित्सा विधान है, जबकि एलोपैथी विपरीत चिकित्सा विधान है। विपरीत का मतलब होता है एनोडाइन, दमन। सदृश का मतलब होता है कि उस बीमारी के समकक्ष शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, ताकि बीमारी का हमला होने ही न पाए। तो इस प्रकार भ्रांति नंबर 1, होम्योपैथी पुरानी पद्धति नहीं है, ये अति नूतन पद्धति है, और इसकी प्रासंगिकता इसी में है कि जब ये नूतन है तो पुरानी से बेहतर होगी। भ्रांति नंबर 2, होम्योपैथी एक बहुत ही सिंपल पैथी है। जी नहीं, ये सिंपल इस अर्थ में है कि चिकित्सा विधा में अनावश्यक आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि अनावश्यक खर्च बच जाता है। पर डॉक्ट्राइन के रूप में, फिलॉसफी के रूप में, सिद्धांत के रूप में ये कतई सिंपल नहीं है। कैसे सिंपल नहीं है? होम्योपैथ को बहुत समृद्ध बनाने वाले जॉर्ज केंट साहब लिखते हैं कि होम्योपैथ इज ए परफेक्ट साइंस and not only branch of science, but allopathy is a branch of science। तो होम्योपैथी क्या है? ये परफेक्ट साइंस है, पूर्ण साइंस है। तो जो परफेक्ट साइंस हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी, मैथ, ये सारे चीज़ें जिसमें हो, वो सिंपल कैसे हो सकती है? तो इसको सिंपल समझने की भूल जो है, ये एक भ्रांति है, ये हकीकत नहीं है। राइट। तीसरी भ्रांति है कि होम्योपैथी की औषधियाँ फायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती। ये बड़ी भ्रांति है। नुकसान तो भोजन भी कर देता है, तो ये तो दवा ही है। हाँ, इसका नुकसान तत्काल उस रूप में नहीं होता, विध्वंसक नहीं होता। पर यह कहना कि होम्योपैथी की औषधियाँ नुकसान ही नहीं करती, इसमें होम्योपैथ में
घुसपैठ करने वाले लोग जो होम्योपैथी के सिद्धांत को कभी वर्ण नहीं करते, छिपने की जगह और जुगाड़ बना लेते हैं। होम्योपैथ की औषधियाँ फायदा करती हैं, निस्संदेह इतनी फायदा करती हैं जिसे आप मैजिक कह सकते हैं, पर नुकसान नहीं करती, ये भ्रांति। हाँ, उस रूप में नुकसान नहीं करती जिससे कोई विध्वंस। अगली भ्रांति है होम्योपैथी की औषधियाँ बड़ी देर से काम करती हैं। ये तो ऐसी भ्रांति है, ये सत्य है कि झूठ? सत्य तो है ही नहीं, पूरा झूठ भी नहीं है, अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इस मामले में है कि होम्योपैथी की औषधियाँ तत्क्षण काम करती हैं, बीमारी को समूल नष्ट करने में इसको समय लगता है। बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज जो तत्काल बीमारी पैदा होती है, तत्काल कारणों से पैदा होती है, एक्सीडेंट से पैदा होती है, महामारी का रूप लेती है, ये सारी चीज़ भी बीमारियां एक्यूट हैं। और इनमें तत्क्षण वो इतनी जल्दी फ़ायदा करती हैं जितनी एलोपैथी की दवाएं नहीं फ़ायदा करती हैं। क्रोनिक डिजीज वो है जो हमारे इम्यून सिस्टम को जगह जगह कैद किए हुए है, ध्वस्त किए हुए है। वो क्रोनिक डिजीज को ठीक करने में विलंब होता है, इसलिए कि उस बॉडी के कंप्लीट मोडालिटी को चेंज कर देती है। वो उसको दुरुस्त करने में टाइम लगता है, और वो लाइलाज बीमारी एलोपैथी के लिए है। बल्कि लाइलाज ही नहीं, एलोपैथी पद्धति से उसका इलाज करने में ज़िंदगी के आपके समय है वो कम होते जाते हैं, आयु कम होती जाती है, बीमारियां नया नया बनती जाती हैं। ऐसी बीमारियों को दूर करने में विलंब होता है। तो ये अर्धसत्य बोलकर पुरानी बीमारियां ठीक करने में टाइम लगता है, नई बीमारी ठीक करने में एलोपैथी से भी कम समय लगता है, बशर्ते कि चिकित्सक कुशल। अब चलते हैं अगली भ्रांति की तरफ, जो अभी तत्काल जो कोरोना की महामारी आई, इसमें देखने में आया कि कई चिकित्सक, होम्योपैथ के कई चिकित्सक कई दवाओं का नाम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बड़े दावे के साथ पेश करने लगे। ऑर्गेनन के सूत्र 100 में हनीमैन साहब खुद लिखे हैं कि महामारी के दरमियान, महामारी निश्चित रूप से पहले आई हुई महामारी से नूतन होती है, इसलिए पहले की तरह ही चिकित्सा करना, पहले की चुनी हुई दवाओं पर ही निर्भर रह जाना, यह एक धोखे के सिवाय कुछ नहीं है। हर महामारी उस काल विशेष में नूतन बीमारी होती है और उसको नए सिरे से रिसर्च, अध्ययन करना, उसके लक्षणों को कलेक्ट करना और तब उसकी औषधि चुनना, ये एक होम्योपैथी के कुशल चिकित्सक की पहचान है और होम्योपैथी के दर्शन पर चलने की ये निशानी है। महामारी के दरमियान देखे होंगे होम्योपैथी के कई चिकित्सकों ने अपने बड़बोलेपन के चलते इस पैथी को मुश्किल में डालने का
अनजाने और अनचाहे प्रयास किया। तो ये मान लेना कि इसको आपको उदाहरण में दे देता हूँ। एक बहुत चर्चित दवा इन्फ्लुएंजिनम आई थी, नाम से भी काफ़ी आकर्षण होना लाजिमी है, लेकिन होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार इन्फ्लुएंजा एक काल विशेष में इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड व्यक्ति के सीरम से तैयार की हुई औषधि है और वो कालांतर के हर इन्फ्लुएंजा को ठीक करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर कोरोना को ठीक करना होगा तो इन्फ्लुएंजिनम 19 तैयार करना पड़ेगा, जो कोरोना से इन्फेक्टेड व्यक्ति के सीरम को लेकर और इसको पोटेंटाइज करके तैयार करना पड़ेगा। ये होम्योपैथी की फिलॉसफी है। लेकिन कई चिकित्सकों ने इन्फ्लुएंजा को गारंटी के रूप में नॉमिनेट किया, ये एक भ्रांति है। अगली भ्रांति, होम्योपैथी औषधियों में तो दवा की मात्रा ही नहीं होती, तो ये काम कैसे करती है? ये कई बार एलोपैथी के माफियाओं द्वारा, मैं एलोपैथी के दार्शनिकों द्वारा नहीं कहूँगा, क्योंकि एलोपैथी के दार्शनिक मैं जानता हूँ कभी भी हे दृष्टि से होम्योपैथी को नहीं देखते, क्योंकि ये सबसे प्रासंगिक पैथी है आने वाले समय के लिए, और भी क्योंकि ये एलोपैथी के गर्भ से पैदा हुई है, इसलिए एलोपैथी की कमियां जो हैं उसको पछाड़ कर ये आई है। तो चलते हैं कि सबसे बात ये है कि कई बार ये तर्क रखा गया कि होम्योपैथ में इसमें तो मेडिसिनल सब्सटेंस होते ही नहीं हैं। मेरे दोस्तों, मैं पहले ही कहा हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का मैं सलाम करता हूँ, जिनके ऊर्जा के सिद्धांत के बल पर होम्योपैथी बची है और आगे इसकी बादशाहत कायम होगी। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का एक सूत्र आप सभी लोग जानते होंगे, E = mc², where E एनर्जी, M मास और C स्पीड ऑफ लाइट। E = mc²। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो ये ठीक है, अगर भूल रहा हूँगा तो माफ़ कीजिएगा। मतलब कि द्रव्यमान किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ बिना मास का नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें मास होते हैं। आप लोग लॉ ऑफ डिफ्यूजन के तहत जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को जब ब्रेक किया जाता है, जब तोड़ा जाता है, तो उसमें से क्या निकलती है? एनर्जी। और एनर्जी इज नेवर लॉस। ऊर्जा का कभी भी क्षय नहीं होता, वो या तो वायुमंडल में विचरित करती है या उसको अगर कंज्यूम कर लिया जाए तो वो संरक्षित हो जाती है। चलते हैं, मैं जो बात पहले बताया कि ये सिंपल साइंस नहीं है, अब उधर बढ़ रहा हूं मैं। तो जब किसी भी पदार्थ को तोड़ा जाता है उसमें से एनर्जी निकलती है, और आप लोग जानते हैं कि एनर्जी इज नेवर लॉस। थोड़ा सा प्रसंग बस मैं आप लोगों को भारतीय संस्कृति की तरफ भी खींच रहा हूँ, जिसमें हमारे पुराने दार्शनिकों ने कहा है आत्मा कभी मरती नहीं। व्हाट इज आत्मा?
दैट इज एनर्जी। अब वो दूसरा विषय हो जाएगा, मैं वहीं छोड़ता हूँ, फिर लौटाता हूँ अपनी तरफ। सब्सटेंशियल मैटर को तोड़ा जाए और उस क्रम में अगर एनर्जी को कंज्यूम किया जाए तो उसकी मारक क्षमता और भी ज़्यादा होगी, रोग संहारक क्षमता और भी ज़्यादा होगी और नुकसान का कोई चांस नहीं रहेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि प्रकृति के पदार्थ अपने मूल रूप में गुण और दोष दोनों से युक्त होते हैं। अगर उनके दोष को हटाना है तो उनको पोटेंटाइज करना पड़ेगा। ये सिद्धांत हनीमैन साहब के दिमाग में था और उन्होंने एक माध्यम ऐसा ढूंढा जिसमें मेडिसिनल सब्सटेंस को ब्रेक करते समय उसकी ऊर्जा उसी में निहित हो जाए। उनको ये माध्यम मिला एल्कोहल। एल्कोहल में होम्योपैथी की औषधियाँ संरक्षित रहती है, ब्रेक करते समय ऊर्जा बाहर नहीं जाती, उसी में संरक्षित हो जाती है और मेडिसिनल जो सब्सटेंस होते हैं उन पर किसी भी तरह का बाह्य प्रभाव नहीं पड़ता एल्कोहल का। तो एल्कोहल में इन्होंने एनर्जी को कंज्यूम किया जिसे इन्होंने पोटेंटाइजेशन नाम दिया। ये होम्योपैथी का मौलिक सिद्धांत है। होम्योपैथी का मौलिक सिद्धांत पोटेंटाइजेशन है। पोटेंटाइजेशन मीन्स औषधियों का शक्तिकरण, पावर अपग्रेड करना, और वो पावर अपग्रेड करने के क्रम में औषधियाँ ऊर्जावान होती हैं और उनके मास ऊर्जा बढ़ती जाती है, वही mc² के हिसाब से, और उनके मास घटते जाते हैं। मास घटने से नुकसान की गुंजाइश नहीं होती और रोग संहारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वैसे ही जैसे अणुओं को तोड़कर परमाणु बम, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन्स बम बनाए जाते हैं जिनकी मारक क्षमता से आप लोग वाकिफ़ हैं, ठीक उसी तरह होम्योपैथी की औषधियाँ भी ऊर्जा ग्रहण करके रोग संहारक बनती हैं। जितने भी संहारक बीमारियां हैं उनके कीटाणु आंखों से हम देख नहीं पाते, वो सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म कीटाणुओं को मारने के लिए अगर दवा का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा रहता है तो वो सूक्ष्म सेलों को मारेगी, बर्बाद करेगी। इसलिए हनीमैन साहब ने मास को कम करते हुए, एनर्जी को बढ़ाते हुए औषधि का निर्माण किया, उसके डिग्री को अपग्रेड किया, उसके पावर को अपग्रेड किया। और अगर कोई चैलेंज करता है कि अमुक डिग्री में औषधि नहीं है तो E=mc² के हिसाब से अगर ऊर्जा मापक यंत्र है तो मेरा चैलेंज है, मेरी चुनौती है, मेरा दावा है कि वो माप कर देख सकते हैं कि उसमें ऊर्जा है कि नहीं। तो आपको बताते चले, जिसका सबसे पहले एलोपैथी के लोगों ने मजाक उड़ाया
बाद में चलकर उसे एक्सेप्ट भी किया, वो क्या है? इम्यून सिस्टम। हैनीमैन साहब का सबसे पहले हैनीमैन साहब का ये कंसेप्ट है कि हमारे शरीर को, तमाम जैविक प्राणियों के शरीर को एक अदृश्य सिस्टम है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, जीवनी शक्ति कहते हैं। वो जीवनी शक्ति ही, वो इम्यून सिस्टम ही शरीर को बेतरतीब सुचारू रूप से चलाता भी है और उसे संरक्षित भी करता है। एलोपैथी के लोगों ने इसका काफ़ी मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, एक इम्यून सिस्टम है जो बॉडी को संचालित करता है, उसको संरक्षित करता है, उसको संरक्षण प्रदान करता है। सबसे पहले इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से कोई बीमारी जैसे ही शरीर के अंदर घुसना चाहती है, हमला करना चाहती है, हमला करती है, उस अंग विशेष की प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है, उसके साथ स्ट्रगल करता है। उस स्ट्रगल में यदि विषाणु परास्त हो गए तो हमारे शरीर पर किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर उस स्ट्रगल में, उस युद्ध में, उस लड़ाई में प्रतिरक्षा प्रणाली अगर कमज़ोर पड़ने लगती है तो वो अपनी भाषा में सहायता की गुहार लगाती है, पुकारती है, और वही पुकार सिम्टम्स हैं, वही पुकार जो है वो लक्षण है। उस लक्षण को पकड़कर ही अगर हम सदृश औषधि को शरीर के अंदर पहुंचा दें तो हमारा इम्यून सिस्टम फिर से स्ट्रगल करने योग्य होता है और बीमारी भागने पर मजबूर होती है। ये तरीका है रोग पहचानने का। इससे इतर जितने भी तरीके हैं उन्हें मैं अमान्य नहीं कहूँगा, लेकिन उतने सटीक नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, एक बार मशीन झूठ बोल सकता है। शुगर आपका अगर 150 है, जांच 200, 180, 190 बता सकता है। उसमें जो कंपाउंड केमिकल है वो प्रभावित कर सकता है, टेक्नीशियन की समझ प्रभावित कर सकती है, और ये सारी चीज़ें अगर प्रभावित न करें तो बाजार तो है ऊपर से। लेकिन मनुष्य की अपनी सोच, जिसने अपने समझ को डेवलप किया है कि मनुष्य का अगर 150 शुगर होता है तो उसमें ये सिम्टम आते हैं, 160 होता है तो ये सिम्टम आते हैं, 170 होता है तो ये सिम्टम्स आते हैं, वो कतई फेल नहीं करते, वो कभी फेल नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिम्टम्स ही वो की है, वो चाबी है, वो डिस्प्ले है जिसके माध्यम से रोग तक पहुंचा जा सकता है। परंतु आज के चकाचौंध ने
इस पर एक भ्रम का पर्दा डाल दिया है, इसे मिथ्या बताते हैं, क्योंकि उनको तरह तरह के आर्गूमेंट्स बेचने हैं, उस आर्गूमेंट्स में छेड़छाड़ करना है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा दवाएं बेचनी है। मैंने पहले भी बताया कि हनीमैन साहब एक वैज्ञानिक चिकित्सक ही नहीं, एक इंसान भी थे, और हम होम्योपैथी के फॉलोअर्स उस इंसानियत को बरकरार रखना चाहते हैं, उन पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, उनकी आत्मा को खुशहाल देखना चाहते हैं। इसलिए किसी तरह के बाजारवाद के प्रभाव में आए बिना हम लोग अपना काम करते हैं। सबसे बड़ा जो बड़ी भ्रांति है वो आपको बताने जा रहा हूं, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश चल रहा है। और वो साजिश है कि होम्योपैथ की जो कंपास, होम्योपैथ की गीता, होम्योपैथ का सैद्धांतिक जो किताब है ऑर्गेनन, उसको सिलेबस से हटाने का षड्यंत्र साजिश चल रहा है। क्या ऐसा है ऑर्गेनन में जिसको हटाने का षड्यंत्र चल रहा है? हनीमैन साहब खुद एक जगह लिखे हैं कि होम्योपैथी का आधार जो है वह आध्यात्मिक है। इसको लेकर काफी बवाल मचा। इसका सिद्धांत आध्यात्मिक है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, मैं अध्यात्म के बारे में नहीं जानता, ये अध्यात्म के लोग इसको जानेंगे। ये 100% साइंटिफिक है, ये मैंने आपके सामने रखा। और हनीमैन के बाद खुद केंट साहब ने कहा कि ये परफेक्ट साइंस है। लेकिन हनीमैन साहब ने एक जगह लिखा है कि होम्योपैथी का आधार आध्यात्मिक है, ये उन्होंने लिखा है और इसको संशोधित करने की आवश्यकता है, न कि इस नाम पर ऑर्गेनन को हटा देने की आवश्यकता है। क्योंकि फिर आगे वो खुद कहते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, ये तो साइंस है। तो एक इस कमी को पकड़कर और ऑर्गेनन को हटाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, और ये भ्रांति, ये भ्रम इसलिए फैलाया गया है कि हनीमैन साहब खुद ही फिर कहते हैं ऑर्गेनन में ही कि यदि एलोपैथ में तत्क्षण आराम देने की कला नहीं रहती तो ये तो कब की खत्म हो गई होती। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये एलोपैथी का एक षड्यंत्र है कि ऑर्गेनन को ही हटा दिया जाए। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कितनी तरह की भ्रांतियां जो हैं होम्योपैथी के बारे में फैलाई गई हैं, जो यथार्थ से, हकीकत से काफ़ी दूर है, उनका हकीकत से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इसकी प्रासंगिकता, अब जो विधा सबसे नूतन हो और वो प्रासंगिक न हो, ये विरोधाभासी विचार है। फिर भी एलोपैथी का और सत्ता का चरित्र मिलता है, इसलिए ये अनायास एक हो जाते हैं। आप पूछिए ये क्या बात है? एलोपैथी का खुद ही फिलॉसफी कहती है, वो एनोडाइन करती है, वो दमन करती है, बीमारियों का दमन करती है, बीमारियों का समूल नष्ट नहीं करती है। उस दमन के दरमियान आपके शरीर के कई आवश्यक सेल एंड टिश्यूज दमित हो जाते हैं। कहना न होगा कि दुनिया की सरकारें भी दमन की राह पर ही चलती हैं, इसलिए ये दोनों का चरित्र मिलता है। उनका अनायास एक हो जाना आश्चर्य की बात नहीं है। और होम्योपैथी का चरित्र
आम पब्लिक के चरित्र से मिलती है। ये इंसानियत का रास्ता है, ये भाईचारा का रास्ता है, सौहार्द्रता का रास्ता है, आत्मीयता का रास्ता है। इसलिए अब आप लोग जगिए होम्योपैथी को बचाने के लिए, नहीं तो हो सकता है ये पैथी बचे ही नहीं। जो सत्य को दबाने के लिए चैनलों पर दबाव बनाते हैं, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आप चुप रहिएगा और ये पैथी बच जाएगी? ये नहीं बच सकती है। इसलिए मैं फिर जनता से गुहार लगाता हूँ इस पैथी को बचाने के लिए। आप जगिए, आप उठिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तमाम लोगों को मेरा सलाम, आदाब, प्रणाम। फिर बात विवाद के चैनल पर अगली मुलाकात आपसे होगी। धन्यवाद।